नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एल्गोरिथम एफिशिएंसी। अगर किसी को लगता है कि ये टॉपिक बहुत मुश्किल है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आज हम भारी भरकम मैथ्स और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलों को किनारे रखकर बहुत ही आसान और रोजमर्रा के एग्जाम्पल्स के साथ इसे डीकोड करेंगे। एक बिल्कुल नया सीखने वाला भी इसे बहुत आसानी से समझ सकेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, किसी एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को आखिर नापा कैसे जाए। देखिए, असल प्रॉब्लम यह है कि कोई भी एल्गोरिदम हमेशा एक ही स्पीड से काम नहीं करता। उसकी स्पीड इस बात पर डिपेंड करती है कि उसे अपना टास्क पूरा करने के लिए कितना टाइम, स्टोरेज और बाकी रिसोर्सेज चाहिए। और मज़ेदार बात यह है कि जैसे जैसे डेटा यानी इनपुट का साइज बढ़ता है, इन रिसोर्सेज की डिमांड भी पूरी तरह से बदल जाती है। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज हम एकदम सीक्वेंशियल तरीके से चलेंगे। पहला, एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को नापना। दूसरा, बिग ओ यानी सबसे खराब स्थिति। तीसरा, ओमेगा यानी सबसे अच्छी स्थिति। चौथा, थीटा यानी औसत स्थिति। और अंत में टाइट बाउंड्स और हमारे मेन टेकअवेज। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को कैसे मापें। जब हम इनपुट का साइज बढ़ाते हैं तो प्रोग्राम की परफॉर्मेंस में जो बदलाव आता है, उसकी स्टडी को एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कहते हैं। जब इनपुट किसी लिमिट की तरफ बढ़ता है तो रनिंग टाइम को दिखाने के लिए हमारे पास तीन मेन टूल्स या नोटेशंस होते हैं। ये हैं बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन। ये सुनने में थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, लेकिन आगे ये बहुत आसान लगने वाले हैं। इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करिए एक किताबों की अलमारी। अगर वो अलमारी पहले से ही एकदम सही ऑर्डर में जमी हुई है और बस एक नई किताब रखनी है, तो काम फटाफट हो जाएगा, है ना। इसे हम कहते हैं लीनियर टाइम या बेस्ट केस। लेकिन सोचिए, अगर अलमारी में किताबें पूरी तरह से उल्टी पुल्टी रखी हैं और सब कुछ शुरू से ठीक करना है, तो मैक्सिमम टाइम लगेगा। इसे क्वाड्रेटिक टाइम या वर्स्ट केस कहते हैं। कंप्यूटर साइंस की दुनिया में इसे ही बबल सॉर्ट का एग्जाम्पल माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, बिग ओ यानी हमारी सबसे खराब स्थिति। चलिए देखते हैं कि जब किसी काम में मैक्सिमम टाइम लगता है तो उसे कैसे डिफाइन करते हैं। सोर्स के अनुसार इसकी एकदम सटीक मैथमेटिकल डेफिनेशन कुछ ऐसी है। f ऑफ n सेट on g ऑफ n से संबंधित है यदि कोई पॉजिटिव कांस्टेंट c मौजूद है, जिससे कि यह पर्याप्त रूप से बड़े n के लिए 0 और cg ऑफ n के बीच स्थित हो। अब इस भारी भरकम गणित को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। बिग ओ नोटेशन असल में बस एक अपर बाउंड यानी मैक्सिमम लिमिट सेट करता है। आप इसे एक छत या सीलिंग की तरह मान सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एल्गोरिदम का रनिंग टाइम कभी भी उस छत को पार नहीं करेगा। मतलब चाहे जो हो जाए, काम उस तय सीमा से ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेगा। एकदम पक्की गारंटी। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि बिग ओ का यूज एल्गोरिदम का एनालिसिस करने के लिए सबसे ज्यादा क्यों होता है। वो इसलिए क्योंकि हम हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो यानी सबसे खराब सिचुएशन के बारे में जानने में ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। हम ये श्योर करना चाहते हैं कि अगर सब कुछ गलत हो जाए, डेटा एकदम उल्टे सीधे तरीके से आए, तब भी हमारे प्रोग्राम को रन होने में ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, ओमेगा यानी हमारी सबसे अच्छी स्थिति। अब हम वर्स्ट केस से एकदम उल्टी रियलिटी की तरफ चलते हैं। ओमेगा नोटेशन के लिए टेक्स्ट में जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है। f ऑफ n सेट ओमेगा g ऑफ n से संबंधित है यदि कोई पॉजिटिव कांस्टेंट c मौजूद है, जिससे कि यह पर्याप्त रूप से बड़े n के लिए cg ऑफ n से ऊपर स्थित हो। अगर बिग ओ एक छत थी तो इस इक्वेशन को हम एक फर्श या फ्लोर की तरह इमेजिन कर सकते हैं। ओमेगा नोटेशन एक लोअर बाउंड या सबसे निचली लिमिट को दिखाता है। ये वो कम से कम टाइम है जो किसी एल्गोरिदम को चाहिए ही चाहिए, चाहे n की वैल्यू कुछ भी हो। सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो टाइम है जिससे जल्दी वो काम किसी भी जादुई तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता। अब आते हैं भाग 4 पर, थीटा यानी एवरेज केस या औसत स्थिति। रियल लाइफ में चीजें अक्सर एक्सट्रीम्स के बीच में होती हैं, है ना। उसी अलमारी के बारे में सोचिए जहां किताबें ना तो एकदम परफेक्ट हैं और ना ही पूरी तरह से बिखरी हुई हैं। चलिए थीटा नोटेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। f ऑफ n सेट थीटा ऑफ g ऑफ n से संबंधित है यदि पॉजिटिव कांस्टेंट्स c1 और c2 मौजूद हैं, जिससे कि इसे पर्याप्त रूप से बड़े n के लिए c1 g ऑफ n और c2 g ऑफ n के बीच सैंडविच किया जा सके।
और ये बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करता है कि टेक्स्ट में कितना विजुअल वर्ड यूज हुआ है। सैंडविच, ये हमारे दिमाग में एक बहुत ही क्लियर पिक्चर बनाता है। इमेजिन कीजिए, निचली लिमिट यानी फर्श और ऊपरी लिमिट यानी छत एक साथ आ रहे हैं और हमारा फंक्शन उन दोनों के बीच में एक सैंडविच की तरह परफेक्टली दब गया है। इसका मतलब ये है कि थीटा नोटेशन असल में छत और फर्श दोनों के कॉन्सेप्ट्स को आपस में मिला देता है। ये एवरेज केस को दिखाता है, फंक्शन को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से घेर कर ये एवरेज परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही डिफाइंड और क्लियर स्पेस बना देता है। तो जब कोई काम इस रेंज के अंदर होता है तो हमें उसकी एवरेज स्पीड का एकदम सटीक अंदाजा मिल जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर और देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे जुड़ते हैं। तो फाइनली हम एसिम्प्टोटिकली टाइट बाउंड की बात करते हैं। जब कोई फंक्शन c1 g ऑफ n और c2 g ऑफ n के बीच कहीं भी पूरी तरीके से समा जाता है तो उसे टाइट बाउंड कहते हैं। एकदम आसान भाषा में कहें तो जब कोई एल्गोरिदम इन दोनों मैथमेटिकल बाउंड्रीज के बीच एकदम साफ सुथरे तरीके से फिट बैठ जाता है तो हमें उसकी एफिशिएंसी पर एक बहुत ही टाइट या कसी हुई लिमिट मिल जाती है। इससे सारी की सारी अनिश्चितता खत्म हो जाती है। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ खत्म करेंगे। जरा सोचिए, अगर किसी भी टास्क की मैथमेटिकल छत और फर्श यानी कि उसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स पहले से पता हों, तो क्या ये हमारे रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का नजरिया पूरी तरह से नहीं बदल देगा? इन मैथमेटिकल बाउंड्रीज को सिर्फ कंप्यूटर या कोडिंग तक सीमित रखने के बजाय अगर हम इन्हें डेली लाइफ के लॉजिक और एफिशिएंसी के टूल की तरह देखें तो ये सच में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। ये डेफिनेटली एक ऐसा थॉट है जिस पर गहराई से विचार किया